हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 19 फरवरी, आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। करंट अफेयर किसी एग्जाम के लिए मत बने। तो यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम दीजिए, पीसीएस का कहीं का पीसीएस दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में आपका स्टैटिक्स और मैप भी कंप्लीट कर दिया जाता है, ताकि आपका बैकग्राउंड भी साथ में मजबूत होता चले। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए आज का तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जल जन अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन कौन किया है। तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, हरियाणा है, दूसरा क्या है महाराष्ट्र है, तीसरा क्या है राजस्थान है, चौथा क्या है मध्य प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर क्या है, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में वर्चुअली इसका उद्घाटन किए। कब किए, तो 16 फरवरी को किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे तो वाटर हार्वेस्टिंग करना, मतलब जल को बचाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसमें भूमिका निभाने वाला कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय इसमें भूमिका निभाया है मेन रूप से, और अभियान ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, वो दोनों क्या मिलकर एक काम इस योजना को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा मदद किया है। सिंपल सी भाषा में इतना याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के बारे में अगर हम लोग जाने तो राजस्थान का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था इसका स्थापना। 30 मार्च का। इसका कैपिटल कहाँ है, तो जयपुर है। इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। प्रसिद्ध शहर कौन सा है, बीकानेर है। राजस्थान का अगर अभी राज्यपाल पूछे आपसे तो कलराज मिश्रा है, और मुख्यमंत्री कोई पूछे तो अशोक गहलोत इसका मुख्यमंत्री है। यहाँ पर सदन कैसा है, तो एक सदन वाला ये राज्य है। ठीक है, 2 सदन वाले राज्य कितना है, तो 6 है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन है, तो कर्नाटका और आपका महाराष्ट्र हो गया पहला पेयर। दूसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश और आपका हो गया बिहार हो गया। तीसरा पेयर आप कौन सा याद रखिएगा, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ठीक है, ये 6 राज्य जो है जहां पर द्वीप सदन है, मतलब वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान कैसा है, तो राजस्थान एक सदन वाले राज्य है। यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना, असेंबली का सीट कितना है, तो 200 सीट यहाँ पे है। ये बात याद रखिएगा। राज्यसभा का सीट कितना है, तो राज्यसभा का सीट यहाँ पे 10 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो यहाँ पर 25 है। राजस्थान के पास अपना उच्च न्यायालय है, ये भी याद रखिएगा। उसका नाम क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय है। सिंपल सी इतना याद रखना है। अगर राजस्थान का बाउंड्री टच पूछे कि किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो पहले स्टेट के ध्यान लीजिए। तो इधर गुजरात से करता है, इधर मध्य प्रदेश से करता है, इधर आपका करता है उत्तर प्रदेश से, इधर करता है हरियाणा से। दिल्ली से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। ऊपर से पंजाब से बाउंड्री टच करता है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है जो पाकिस्तान से करता है, ये वाला पोर्शन पे। ठीक है, ये बात याद रखना है इतना। ठीक, अगर मैप से देखिएगा कि 2 सदन वाले राज्य कौन कौन सा है, तो आपका देखना है तो ये महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। दूसरा पेयर आपको बनाना है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और तीसरा पेयर आपको बनाना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार को बना लेना है। ठीक है, ये जो 6 राज्य है, यहाँ पर क्या होता है कि 2 सदन वाले राज्य है, मतलब असेंबली और क्या है परिषद, दोनों, मतलब असेंबली और परिषद दोनों है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 2023 के शुरुआत में किस देश के साथ भारत सरकार ने चीता को भारत में फिर से लाने के सहयोग के लिए समझौता पर एमओयू का हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा क्या है आपका चीन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, साउथ अफ्रीका से अभी लाने के लिए घोषणा किया। तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कूनो नेशनल पार्क में रखाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जाएगा। ठीक, ये बात याद रखिए। कहां से आएगा भाई, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके पर क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब एमओयू पर साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत कितना आएगा, तो 12 चीता को लाया जाएगा, जिसमें 7 रहेगा जो मेल रहेगा और 5 रहेगी जो फीमेल रहेगी। ये बात याद रखिएगा। कहां पर जाएगा, तो ये कूनो नेशनल पार्क में रहेगा मध्य प्रदेश में। और ये 18 फरवरी को क्या हुआ, मतलब कल इसके ऊपर क्या हुआ गया था, साइन हुआ था। ठीक, ये बात याद रखना है। अगर हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में जाने तो साउथ अफ्रीका में 3 राज्य है, 3 कैपिटल है इसका साउथ अफ्रीका के। पहले तो प्रिटोरिया है, कैपटाउन है, और एक ब्लोमफोंटेन है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो जोहान्सबर्ग जो है सबसे बड़ा सिटी है, यहाँ पर 11 से ज्यादा भी लैंग्वेज चलता है। ठीक, तो ये याद रख लीजिएगा। अफ्रीकन है, इंग्लिश है, ये सब याद रखिएगा। जुलू यहाँ का जो फेमस लैंग्वेज है, तो ये सब हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला अगर पूछे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, तो साइरिल रामापोसा यहाँ का क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। और साउथ अफ्रीका रैंड जो चलता है, जो क्या चलता है यहाँ पर
करेंसी चलता है। अगर साउथ अफ्रीका का बाउंड्री टच से पूछे तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से किससे करता है, तो नामीबिया से करता है। यहाँ पर किससे करता है, तो बोत्सवाना से करता है। ऊपर जिम्बाब्वे से करता है, इधर मोजाम्बिक से करता है। इतना तो याद ही रखना है। एक यहाँ पर एक नदी दिख रहा है जो आपको लिम्पोपो नदी दिख रहा है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या करता है, 2 बार काटता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, तो एक कौन काटता है, लिम्पोपो नदी काटता है, लिम्पोपो रिवर काटता है, ठीक। इधर आपका साउथ अफ्रीका के ऊपर में क्या है, कालाहारी का डिजर्ट है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो एक क्रिम्बले है, एक क्रिम्बले जगह है जो ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, सॉरी, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप याद रखना है। नीचे इसका क्या है, तो इंडियन ओशियन है, इधर क्या है, तो अटलांटिक सी है, अटलांटिक ओशियन है, ये बात याद रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2023 के G20 मॉडल बैठक का कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। हम लोग जान रहे हैं कि इस बार G20 का जो बैठक किस देश में हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है। तो ये कहाँ पर हुआ है इंडिया में, ये आपको बताना है। G20 मॉडल बैठक का तो पहला ऑप्शन क्या है, लखनऊ, दूसरा क्या है, अहमदाबाद, तीसरा क्या है, न्यू दिल्ली, और चौथा क्या है आपका भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। न्यू दिल्ली में सुषमा स्वराज जो भवन है उसमें हुआ है। और इसका जो इस बार का थीम है, अगर विषय और सब्जेक्ट पूछे तो क्या बताना है, यूथ फॉर लाइफ है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाने वाला कौन थे, तो स्कूली छात्र थे। और अतिथि देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधि भी इसमें भूमिका निभाए हैं, ठीक है। तो इस बार का अगर पूछे कि G20 कौन देश का कहाँ बैठक हुआ है, तो इंडिया बताना है अपना देश में, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और जापान के संयुक्त प्रशिक्षण एक मतलब कि क्या हुआ है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग हुआ है, एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम क्या है, धर्मा गार्जियन इसका नाम है। तो ये कहाँ पे हुआ है कि यह कौन सा संस्करण है, ये आपको बताना है। अरे कहाँ पे हो रहा है, तो जापान में हो रहा है, जापान में आयोजित हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो ये कौन सा संस्करण है ये पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जापान में हो रहा है। कितना नंबर के हो रहा है ये तो आपको बताना है। नाम इसका क्या है, तो धर्म गार्जियन है। और ये जो है किसके किसके बीच में होता है, तो जापान और इंडिया के बीच में होता है, ये भी याद रखना है। अगर पूछ ले कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में होता है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो, तो पूछ बताना है सिंपल सी, जापान और भारत के बीच में, ठीक है। तो इसका कितने नंबर का है सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चौथा संस्करण है, मतलब चौथा एडिशन है, 4th एडिशन है, जो इस बार धर्मा गार्जियन का क्या हो रहा है, इंडिया और जापान के बीच, जापान में इसका आयोजन हो रहा है, इस अभ्यास का एक्सरसाइज हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चौथा संस्करण हो रहा है, ये 17 फरवरी से शुरू हुआ है और 12 मार्च तक चलेगा, जो जापान में आयोजित होगा। और ये जो कहाँ पर होगा, जंगल और अर्ध शहरी जो इलाकों है उसके लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। और इंडिया की तरफ से इसके लिए कौन सा मतलब इसमें भाग लिया है, तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो है इसमें भाग लिया है। और जापान की तरफ से कौन भाग लिया है, तो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स इसमें भाग लिया है, ये बात याद रखिएगा इतना, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि इंडेक्स इन्वेस्टर हब कहां पर इनोग्रेट किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपको इसमें से कौन किए हैं, सॉरी कौन इसको इनोग्रेट किए हैं, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है आपके नरेंद्र मोदी है, दूसरे कौन है, पीयूष गोयल है, तीसरे कौन है, अनुराग ठाकुर है, चौथा कौन है, राजनाथ सिंह है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, राजनाथ सिंह है जो इंडेक्स इन्वेस्टर हब का क्या किए हैं, इनोग्रेट किए हैं, इसका उद्घाटन किए हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसको जो क्या हुआ है कि इसमें मुख्य काम इसका क्या है, उद्देश्य क्या है इसको इनोग्रेट करने का, तो इसमें जो है भारतीय जो इन्वेस्टर हैं उनको तो बढ़ावा देना है, ताकि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा सके। हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर भी भाग लेगा तो क्या होगा, जल्दी विकास होता है कोई चीज का, और जो सामान होता है उसमें भी प्रोग्रेस होता है। हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उससे भी प्रोडक्ट खराब होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना नहीं अच्छा रहता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी होता है जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च करता है, तो इसके लिए इन्वेस्टर खोजता है हर बार अपना गवर्नमेंट। तो इस बार जो है भारतीय निवेशक मतलब इंडियन इन्वेस्टर जो है 200 करोड़ रुपए का करीब करीब लगाने की घोषणा कर चुका है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। ये एरो इंडिया जो 2023 का जो हुआ है उसमें आयोजित किए गए में
एनुअल डिफेंस इनोवेशन इवेंट का जो मंथन के दौरान क्या हुआ कि साइबर सुरक्षा और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 9वें संस्करण का भी इसमें शुरुआत करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा के बारे में अगर पूछे तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर जो आपका कंप्यूटर है और उस आपका मान लीजिए कि आपका खाता है, बैंक अकाउंट है, और उसमें से अगर कोई पैसा चोरी कर लेता है तो उसको एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम डाल सकते हैं, मतलब साइबर अटैक के बारे में हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आपका फोन कोई हैक कर लेता है तो कौन सा अटैक है? साइबर अटैक है। उसको क्या करना है? सुरक्षा करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सुरक्षा प्राप्त करना है, उसी को लिए क्या होता है? साइबर सुरक्षा लिया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन के लेकर नेफ्ट और आरटीजीएस के प्रणालियों में जरूरी बदलाव करने की घोषणा किया है? ये जो निफ्ट है, एनईएफटी है और आरटीजीएस है, ये ठीक उसी तरीका से काम करता है जिस तरह से पेटीएम, आपका फोन पे, गूगल पे, ये सब काम करता है। लेकिन ये क्या करता है? ये ज्यादा पैसा के लिए होता है। ठीक है, मैक्सिमम पैसा के लिए होता है। हम लोग जो यूज करते हैं छोटा से छोटा अमाउंट के लिए करते हैं, लेकिन इसको में क्या होता है कि ज्यादा पैसा के, ये भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही काम करता है। इतना सिंपल से याद रखिएगा कि ये काम क्या करता है, ये भी एक जगह से दूसरे जगह में क्या करता है? पैसा ही ट्रांसफर करने के काम करता है, मेडिटेटर का ही काम करता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा मतलब पैसा आप अमाउंट शेयर कर सकते हैं इससे, ये बात याद रखिएगा। तो क्या हुआ है कि जो अभी जो है बात इसमें कि कौन सा ऐसा बैंक है जो विदेशी अंशदान, मतलब कि जानते हैं कि एनजीओ में बहुत ज्यादा पैसा विदेश वाले क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, दान देते हैं, लेकिन इनका काम भी भड़काना रहता है। वो किसी एनजीओ को बनवा देंगे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, उसमें क्या करता है कि पैसा डलवाता है ताकि वो दूसरा जो योजना को, मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा दे दे, कोई चीज है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ऐसे ही लोगों को उस्का दे कि बहुत वहां पर हो रहा है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये सब क्या करता है विदेश वाला? उसको पैसा खिलाता है यहाँ के लोगों को, एनजीओ को एक तैयार करने के लिए, और वो जो है एनजीओ प्रोटेक्ट करता है इंडिया में। ठीक है, तो उसको अगर इसके लिए क्या हुआ है कि इसको जानने के लिए कौन सा बैंक है जो ये अभी बदलाव करने की जरूरत मांगा है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा दे रहा है, ये सब जानकारी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा पहला ऑप्शन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा एचडीएफसी है, चौथा कुछ है आईसीआईसीआई है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? अपना जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है अगर कोई एनजीओ में आप पैसा दान करिएगा, फॉरेन से कोई पैसा आएगा तो उसको में क्या होगा कि उसको देखा जाएगा कि कहां से पैसा आया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, सारा कुछ देखा जाएगा। ठीक है, कितना रकम है, मुद्रा है, पैसा भेजने वाला उद्देश्य उसका क्या है, किस लिए वो पैसा भेज रहा है, भड़काव के लिए तो नहीं भेज रहा है। ठीक है, और ये जो है 15 मार्च 2023 से ये प्रस्ताव प्रभाव में आ जाएगा। ठीक, ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, ये इसी के लिए बना ही है, किसके लिए? जो एनजीओ में जो फॉरेन से जो मनी आता है उसको ही रेगुलेट करने के लिए बना ही है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो कौन किया है? तो आरबीआई किया है। ये बात हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। और इसको में कौन सा मंत्रालय अगर काम कर रहा है तो होम मिनिस्ट्री इसमें काम कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। होम मिनिस्ट्री अभी किसके अंडर में है? तो अमित शाह के अंदर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चंबल नदी में एकत्रित पानी के अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ क्या होता है? सुखाड़ होता है। तो क्या किया जाएगा कि इस तरफ जो चंबल नदी है उसको क्या किया जाएगा, जब बरसात होगा तो उसमें पानी को एकत्रित होगा, तो पानी को उसको यूज करने के लिए यहाँ से कोई और तरीका बना के दूसरा क्षेत्र में ले जाने की व्यवस्था किया जा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है जो व्यवस्था ऐसा कर रहा है? तो ये आपको बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है आपका झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाता है कि राजस्थान जो है चंबल नदी का जो पानी है एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने के लिए सोचा है। ठीक है, इसमें जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसके द्वारा उसको में कितना इन्वेस्ट करने के लिए बोला है तो 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा करीब करीब आवंटित करने के लिए बोला है। और इसमें जो होगा, जो चंबल नदी का जो पानी होगा और उसका जो सहायक नदी का जो पानी होगा, कुनु पर्वती, किली सिंधी,
सिंध में इसका एकत्रित अतिरिक्त पानी को क्या किया जाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जो मेला हुआ है 2023 का, उसका उद्घाटन कौन किए हैं, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर जो हुआ है 2023 का, उसको कौन इनॉग्रेट किए हैं, ये आपको बताना है। तो पहला जो है आपने ऑनरेबल जो है द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति जो है, और दूसरा क्या है आंसर, ऑप्शन क्या है, जगदीप धनखड़ है, तीसरा क्या है पीयूष गोयल है, चौथा क्या है अपने विदेश मंत्री जो है जयशंकर है, एस जयशंकर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अपने जो है प्रेसिडेंट है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, वो है इसका इनॉग्रेट किए हैं, और इसका नाम क्या है, तो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर इसका नाम है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अरे कहां पर हुआ है, तो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और प्रगति मैदान में किया गया है, और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो प्रौद्योगिकी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सभी चीजों में यूज में लाना है, ताकि भारत के विकास में बहुत ज्यादा इसका महत्व दे सके। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि जो कोई भी जो अगर देश तभी विकास करेगा जब वहां पे टेक्नोलॉजी जितना से जितना ज्यादा यूज किया जाएगा, नहीं तो दूसरा देश यूज करेगा, आप नहीं करिएगा। तो आप अगर मोबाइल खराब रखते हैं और उसका सही यूज नहीं करते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसका सही तरीका से यूज नहीं करते हैं, तो आप एक कंप्यूटर के जमाना में सिर्फ टाइपराइटर बन के रह जाइएगा। इतना बात याद रखिए। तो जिस तरह से दुनिया बदलाव होता है उस तरह से खुद को भी बदलाव करते रहना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस उपन्यास को समुद्रशिला के लिए केरल के अकबर कैक्टिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनीता नायर को, दूसरा ऑप्शन क्या है जीत थाइल को, तीसरा ऑप्शन क्या है सुभाष चंद्र को, और चौथा ऑप्शन क्या है अरुंधति राय को। तो सुभाष चंद्रन को ये जो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था समुद्रशिला, उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम क्या है, तो अकबर कैक्टिल पुरस्कार जो है केरल के है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक जो है ट्रस्ट है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, अकबर कैक्टिल पुरस्कार, जो कहाँ का है, केरल का है। जो लघु कथाकार और उपन्यासकार होता है, जो छोटा कथाकार और उपन्यासकार होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया है, तो समुद्रशिला, जो कौन लिखे हैं, तो सुभाष चंद्रन लिखे हैं। जो इस उपन्यास को पिछले साल क्या हुआ था कि 5 वर्षों में प्रकाशित साहित्य कृतियों में से 3 सदस्यीय जूरी द्वारा इसको चयन भी किया गया था, ये बात याद रखना है इतना इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस प्रदेश में सभी मौसमों में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दिया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लद्दाख है, दूसरा क्या है सिक्किम है, तीसरा क्या है कश्मीर है, और चौथा क्या है असम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लद्दाख है। ये बात याद रखिएगा। सिंकुला टनल्स को किससे मदद मांगने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया है कि सभी, मतलब यहाँ क्या होता है कि ठंड के मौसम में बर्फ जम जाता है और वो जो है वो आने जाने का क्या होता है, रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या किया जाएगा, इसमें टनल में ही जगह मतलब छेद करके रास्ता बना दिया जाएगा, ताकि वहां से लोग क्या होगा, ठंड में भी सभी मौसम में आसानी से आवाजहन वहां का बंद ना हो। ठीक, इतना बात याद रखना है इसमें। तो लद्दाख में है, और इसको मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी मौसमों में संपर्क सुविधा प्रदान करना है। ठीक, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगभग कितना होगा, तो 1681 मतलब 1700 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है, अनुमान लगाया गया है। और इसका जो इस सुरंग का क्षेत्र का विकास होगा तो क्या होगा, इसमें पर्यटन बढ़ेगा और यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा का भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जानते हैं कि कोई भी सुविधा बढ़ेगा तो वहाँ पर जब मान लीजिए जाए कि ठंड के मौसम में वहाँ पर आवाजाही का सुविधा बंद हो जाता है तो पर्यटन भी वहाँ पर कम जाते हैं। लेकिन अगर ये सुविधा रहेगा तो और भी लोग वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, और वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार ये सब मिलेगा। ठीक, अगर लद्दाख के बारे में जाने तो लद्दाख पहले था नहीं, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था, तो उसी में था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर ही रह गया और एक क्या हो गया, लद्दाख हो गया। तो कब ये जो है 31 अक्टूबर को 2019 में इस पर जो अपने हैं प्रेसिडेंट हैं जो साइन किए, और ये जो क्या है दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर राज्य था तो वहां पर उसको 376
धारा मिला हुआ था, उससे क्या होता था कि उसको बहुत ज्यादा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और बहुत ज्यादा इससे मनमानी भी किया करता था। तो इसको खत्म कर दिया गया और अपना जो संविधान है उसको पूरा भारत में, जहां जितना अपना भारत है उस पर सारे पर क्या किया गया, एक तरह का संविधान लागू कर दिया गया इसको खत्म करके। ठीक। और 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। और अभी आपसे पूछे कि कितना यूनियन टेरेटरी है, तो आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, तो 8 है, और राज्य की संख्या कितना है, तो 28 बताना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल यहाँ का क्या है, तो लेह और कारगिल है, ये बात याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 2 है। ठीक। और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो बीडी मिश्रा है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है दोनों के लिए अभी एक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ये बात याद रखना है इतना। ठीक। अगर आपको इसका मैप पूछे तो इधर ऊपर तो चाइना है, ठीक है, और इधर क्या, इस्लामाबाद। और यहाँ पर अगर पूछे तो ये किससे किससे इंडिया में बाउंड्री टच करता है, तो इधर किससे करता है, आपका हिमाचल से करता है, और इधर किससे करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर से करता है। इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आपका अमरदीप सिंह भिंडर बने हैं, या जनरल योगेंद्र ढीमरी बने हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्रा कुमार बने हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार बने हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि जो अभी चीफ कौन है, अपने आर्मी चीफ कौन है, तो मनोज पांडे हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और ये जो है किनको रिप्लेस किए हैं, तो बीएस राजू को जगह पर ये अभी बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ये सुचिंद्र कुमार बने हैं। इतना बात याद रखना है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।